एवरीवन। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें अगेन कुछ मैं प्रॉब्लम्स फर्दर यहाँ पे डिस्कस करूँगा और ये प्रॉब्लम सारी अल्टीमेटली तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, बट स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इट्स गिवन दो ब्लॉक्स हैं और ये सिस्टम मुझे गिवन है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ओके, so that is the first part, and the second part is कि further if the fixed end C is replaced by a block of mass m then find again the acceleration of block B. okay, तो ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर ब्लॉक ए का। ठीक है, अगर ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो ब्लॉक का 2 mg तो वेट नीचे लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक पे एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। अब देखो यहाँ पे भी टेंशन टी है, यहाँ पे भी टेंशन टी है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी हो गया। ठीक है, और इधर भी ये टी हो गया, तो ये 2t हो गया। ठीक है, ये 2t हो गया, तो ये टी तो ये भी 2t हो गया। तो यहाँ पर एक 2t का फोर्स भी ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, और मैं ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में ही ए। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इस ब्लॉक पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा f माइनस 2t इज इक्वल टू 2m इंटू ए। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं ब्लॉक बी के लिए। देखो ब्लॉक बी पे मुझे गिवन है, अगर ये ब्लॉक ए है। ठीक है, अब ब्लॉक बी का अगर मैं FBD बनाऊं, ब्लॉक बी का FBD कैसा दिखेगा, ये यहाँ पर नीचे की तरफ 4 mg लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक टी ये है और एक 2t ये है, तो 3t टेंशन इस पर लग रहा है और कोई फोर्स इस पर है नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3t जो है दैट इज़ नथिंग बट 4MAB, और मैं मान लेता हूँ कि ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में AB से जा रहा है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। बट हमारे पास वेरिएबल है 3, तो यहाँ पर हमें AA और AB को रिलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पे लिखने का ट्राई करता हूँ। कंस्ट्रेंट रिलेशन में अगेन जैसे मैंने बताया था कि आप पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, विच आर इंक्रीजिंग द लेंथ्स बाई AA ईच, तो यहाँ पर प्लस 2a। ठीक है, और अगर मैं ये पॉइंट देखूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों डिक्रीज कर रहे हैं इस लेंथ को बाई 3ab, तो माइनस 3ab, और ये पॉइंट जो है फिक्स्ड स्टैटिक। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2AA को मैं 3ab से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2AA को 3ab से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, या फिर एक काम करते हैं, पहले टेंशन एलिमिनेट कर लेते हैं। तो टेंशन को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो मैं लिखूंगा 3f माइनस 60 इज नथिंग बट 6MAA, और AA की जगह मैं रख दूंगा 3AB बाई 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9MAB, और यहाँ पर 60 सेकेंड इक्वेशन से मेरे पास आ जाएगा 8MAB। तो अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3f इज इक्वल टू 17 MAB। ठीक है, देयरफॉर AB दैट आई गेट इज इक्वल टू 3f अपॉन 17m। ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो बेसिकली बस ये बोल रहा है कि जो ब्लॉक C है ना, ये जो पॉइंट C है जो कि अभी फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर भी एक मास है, तो यहाँ पर भी अगर एक मास है तो इसमें बस चेंज ये आएगा कि यहाँ पर मैं एक मास ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऑफ मास m। ठीक है, ये m का C मास है, और मान लेता हूँ कि ये इधर AC से जा रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑन A एंड इक्वेशन ऑन B, ये जो फर्स्ट दो इक्वेशन है इनमें कोई चेंज नहीं है। चेंज बस आएगा कंस्ट्रेंट रिलेशन में। कंस्ट्रेंट रिलेशन में देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन में अगेन इन दोनों पॉइंट्स पे कोई चेंज नहीं है, तो ये प्लस 2AA, ये और सॉरी ये और ये तीनों पॉइंट्स इधर रिड्यूस कर रहे हैं लेंथ को, तो माइनस 3AB, और मैंने AC इस डायरेक्शन में माना है, तो ये इसको रिड्यूस कर रहा है, माइनस 3AC इज इक्वल टू 0। कंस्ट्रेंट रिलेशन ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है AC, तो इसके लिए मुझे एक और इक्वेशन ऑब्वियसली चाहिए, और वो इक्वेशन कैसे आएगी, वो इक्वेशन आएगी ब्लॉक C पे। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दूंगा तो T माइनस, इनफैक्ट माइनस नहीं, T, इसका अगर FBD बनाएंगे तो सिर्फ T का एक फोर्स आएगा, T इज इक्वल टू MAC। ठीक है, अगर इन दोनों चीज़ों को आप फिर से इस इक्वेशन में प्लग करोगे
तो यू विल गेट द आंसर। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अननेसेसरली टाइम टेकिंग है वो आप कर सकते हो, बट आई होप यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन में हमने अच्छे से कंस्ट्रेंट रिलेशन को यूज करके सॉल्व किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W हैंग्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स A एंड B विच आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये जो A और B पॉइंट्स हैं ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, एक ये चेन है जिसका वेट W है और ये उसका ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास दे रखा है यहाँ पे। तो ये यहाँ से W यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, एंड द इंक्लिनेशन ऑफ चेन इज थीटा। सो ये इंक्लिनेशन थीटा गिवन है। सो ही इज आस्किंग यू फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द चेन। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेंशन एट द मिड पॉइंट अगर उसने आपको बोला है तो देखो इस पॉइंट पे जो टेंशन एक्ट कर रही होगी, ठीक है, वो इस पार्ट पे भी कर रही होगी, या T1 मान लेते हैं इसको, और यहां पर भी कर रही होगी, राइट। दोनों पार्ट्स पे अलग अलग टेंशन एक्ट कर रही है। तो अगर मैं हाफ चेन को कंसिडर करूं, सिर्फ इस हाफ पार्ट को, तो इस हाफ पार्ट के इक्विलिब्रियम से मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि ये हाफ पार्ट इक्विलिब्रियम में है, तो अगर यहां पर टेंशन T है, ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज कि ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में है और इस पे T1 इधर लग रहा है, तो T cos थीटा शुड बी इक्वल टू T1। ठीक है, क्योंकि ये हाफ भी इक्विलिब्रियम में और ये हाफ भी इक्विलिब्रियम में, सिमिलरली यहां पर भी T लग रहा होगा, तो इधर से भी T cos थीटा इक्वल टू T1 आ जाएगा। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब ना तो T पता है और ना T1 पता है, और निकालना दोनों ही है इनफैक्ट। तो हम क्या यूज करेंगे इस पॉइंट पे, अगर मैं पूरी चेन का FBD बनाऊं, तो पूरी चेन के FBD में ये T1 और T1 तो गायब हो जाएगा, बिकॉज ये तो इंटरनल फोर्स है इन दोनों पार्ट्स के बीच में। द ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चेन आर दिस। यहां पर वर्टिकल में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वर्टिकल में एक इस पर T sin थीटा यहां लग रहा होगा, ठीक है, और एक इसमें T sin थीटा यहां लग रहा होगा, ठीक है, और एक इस चेन पे W भी लग रहा होगा। तो बेसिकली हमने टेंशन की डायरेक्शन ऑपोजिट ले लिए, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर, तो बेसिकली पॉइंट, हाँ, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो मैं यहाँ पे सिंपली ये बोल सकता हूँ कि 2T sin थीटा विल बी इक्वल टू W। ओके, सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूं तो आई कैन इजीली एलिमिनेट T एंड गेट T1। तो डिवाइड करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। 2 tan थीटा इज नथिंग बट W। ठीक है, तो हाँ, 2 tan थीटा इज इक्वल टू W अपॉन T1, सॉरी। So T1 is nothing but W upon 2 tan theta, which means W upon 2 cot theta। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है बेसिकली कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में दोनों अलग अलग पार्ट्स का इक्विलिब्रियम भी हमें कंसिडर करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व। जो T1 है दैट इज एन इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन 3 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमें बोल रहा है कि फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द फिगर शोन। ओके फाइन, तो ओके, तो अगर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है तो आप ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी दैट इज नथिंग बट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहां पर एक डिस्टिंक्शन मैं ड्रॉ आउट करता हूं रियल फोर्सेस और फिक्टिशियस या सूडो फोर्सेस के बीच में। सो सूडो फोर्सेस माइट बी फ्रेम डिपेंडेंट बट रियल फोर्सेस कभी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा दैट इज रियल फोर्स, बिकॉज एक्चुअली में जो रोप है दैट इज गेटिंग एक्सटेंडेड, मतलब रोप पे दोनों तरफ से खिंचाव आ रहा है, तो टेंशन तो एक्ट कर रहा है यहाँ पे, एंड टेंशन इज अ रियल फोर्स। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज रियल फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम। तो इस प्रॉब्लम को मैं चाहूँ तो लिफ्ट के फ्रेम से भी एनालाइज कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं चाहूँ तो ब्लॉक के फ्रेम से भी एनालाइज कर सकता, ग्राउंड के फ्रेम से भी एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम से थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक नहीं, थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो हम इसको लिफ्ट के फ्रेम से कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब लिफ्ट के फ्रेम से अगर देखें तो सारे ब्लॉक्स तो रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली लिफ्ट के फ्रेम में ये रेस्ट पे है, लिफ्ट के रिलेटिव ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिफ्ट के रिलेटिव चेक करूं, 5 kg का जो FBD है वो क्या होगा।
अच्छा यहाँ पर इसको और इजीली कर सकते हैं एक्चुअली। वैसे तो आप यहाँ पर 5 का FBD बना के आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। मैं 5 का तो FBD बना ही देता हूँ। तो यहाँ पर 5G लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर T लग रहा है, और यहाँ पर एक और फोर्स इस पे फ्रेम की वजह से सूडो फोर्स लग रहा है, विच इज 5 × 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास टेंशन जो आ रहा है, मैं इस पे जो इक्वेशन लिख सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि लिफ्ट के फ्रेम में ये सिस्टम ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, विच मीन्स 10 kg वाला नीचे आ रहा है और 5 kg वाला ऊपर आ रहा है। तो मैं इस पे इक्वेशन लिख सकता हूँ 10 - 5G, जी की वैल्यू डाल देते हैं, ये 10 की 10 है, इज इक्वल टू 5 × A, राइट। सो T की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 5A + 60, ठीक है। अब अगर मैं इस ब्लॉक का FBD बनाऊं तो ब्लॉक के FBD से मुझे ब्लॉक के FBD में मैं सेम इक्वेशन लिखूंगा। तो ब्लॉक का FBD अगर मैं देखूं तो ब्लॉक के FBD में क्या है, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10G sin 30 विच इज 5G यानी कि 50 का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली mg cos थीटा लग रहा होगा विच इज 10G cos थीटा। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ 50√3 लग रहा है यहाँ पर। बट एक सूडो फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। ये सूडो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये सूडो फोर्स है, यहाँ पर ये सूडो फोर्स है, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये सूडो फोर्स की वैल्यू 10 × 2 है। तो अगर मैं 10 × 2 है और इसका यहाँ कंपोनेंट लूँ सूडो फोर्स का, तो वो साइन वाला कंपोनेंट आ जाएगा sin 30, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं अगर इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ब्लॉक पे कि 60 - T इज 10A, ठीक है। बट आप ये चीज देखो, ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई तभी होंगी जब A = 0 आएगा, ठीक है। विच मीन्स कि A 0 है, दैट मीन्स टेंशन जो है वो 60 न्यूटन है। अब इस चीज को और सिंपली भी हम समझ सकते थे अगर मैं ये देख लेता कि मान लो कि लिफ्ट मूव कर ही नहीं रही है। देखो, लिफ्ट के मूव करने से बाकी सिस्टम के बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो लिफ्ट मूव अगर नहीं कर रही है तो नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज 10G sin 30 विच इज 50, और यहाँ पर भी 50। तो ये सिस्टम तो रिलेटिव सेंस में मूव करने वाला ही नहीं है। अब आप इसको जिस भी फ्रेम में रख दोगे ये उस फ्रेम की एक्सेलरेशन से जाएगा, बट फ्रेम के रिलेटिव इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाली है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि फ्रेम के रिलेटिव अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर पता है डायरेक्टली ही मैं A को 0 मान के T = 5 × 12 = 60 लिख सकता था। बट ठीक है, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द प्रोसीजर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। Okay, let's move on to the fourth question. A student calculates the acceleration of m1 in figure as a1 is equal to m1 - m2 × g upon m1 + m2. Which assumption is not required to do this calculation? तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें ऑफ कोर्स इसने अगर m1 - m2 निकाला है तो ये बोल रहा है कि m नीचे की तरफ जा रहा है मान लो, और m1 > m2 है, तो क्या आपको assumption नहीं चाहिए, ठीक है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या assumption हमने लिए हैं। कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने assumptions क्या क्या ले रखी हैं इसमें। तो पुली इज फ्रिक्शनलेस। देखो, पुली के फ्रिक्शन आपने इसको करते टाइम आपने पता है क्या माना है, आपने माना है कि यहाँ पर भी टेंशन T है और यहाँ पर भी टेंशन T है। अब अगर पुली फ्रिक्शनलेस है तो दोनों तरफ टेंशन इक्वल होती है, तभी आप ये मान सकते हो। सो ऑब्वियसली दिस असम्पशन इज रिक्वायर्ड, राइट। बट हमसे पूछे कौन सा असम्पशन रिक्वायर्ड नहीं है। दिस असम्पशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, तो दिस इज नॉट अवर आंसर। स्ट्रिंग इज मासलेस, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग इज मासलेस, ओके। दूसरी चीज मैं बताऊं आपने क्या अज्यूम करी है यहाँ पे। दूसरी चीज आपने ये अज्यूम करी है कि जो टेंशन है ना स्ट्रिंग की, ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम रहने वाली है। अगर ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम रहने वाली है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने स्ट्रिंग के हर पार्टिकल को मासलेस माना है। क्योंकि अगर मासलेस नहीं होगी ना तो एक पोर्शन स्ट्रिंग का हैवी वाला दूसरे पोर्शन पे अलग फोर्स लगाएगा, और अगर स्ट्रिंग एक्सेलरेट कर रही होगी तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग हो जाएगा। क्योंकि आपने माना यहाँ पे टेंशन सेम है, तो आपने ये भी इम्प्लिसिटली अज्यूम किया कि स्ट्रिंग इज मासलेस। सो दिस इज नॉट आवर आंसर, बिकॉज ये तो हमने असम्पशन लिया ही है, ठीक है। स्ट्रिंग इज, पहले एक बार डी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ओके। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। इसमें हमने ये माना है कि जो मासेस हैं, एक मास ऊपर जा रहा है और दूसरा मास नीचे आ रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ किया है, और कंस्ट्रेंट रिलेशन तो इसी चीज़ पे चलता है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो ऑब्वियसली ये भी असम्पशन आपने लिया है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। अब देखते हैं पुली इज मासलेस, ठीक है। पुली इज मासलेस वाला जो असम्पशन है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है।
पुली इज मासलेस सिर्फ इस चीज़ को डिटर्मिन करेगा कि पुली में नेट फोर्स 0 है, विच मीन्स कि अगर यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन 2T होनी चाहिए, बट इसका कोई रोल नहीं है इस कैलकुलेशन में, ठीक है, तो ये हमने अज्यूम नहीं किया है. सो दिस इज माई आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन. ठीक है, आई एक सेकेंड, शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा. हाँ, आई थिंक अभी क्वेश्चन क्लियर होगा. लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, 2 men of unequal masses hold on to 2 sections of a light rope passing over a smooth light pulley. Which of the cases is or are possible? ओके, तो इसने हमें बोल रखा है कि यार एक कंडीशन है जहाँ पर एक पुली है, ठीक है, उस पर वो फिक्स पुली है मान लेते हैं, और यहाँ पर 2 मैन है. एक मैन है जिसका वेट स्मॉल m है और एक है जिसका वेट कैपिटल M है. ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम कि m जो है दैट इज कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m. ठीक है, तो अच्छा अभी क्या पूछ रहा है, लाइटर मैन इज स्टेशनरी. तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं इस पे, ठीक है, तो इक्वेशन अगर मैं लिखूं विच ऑफ दिस केस, ओके, लाइटर मैन इज स्टेशनरी वाइल द हेवियर वन स्लाइड्स विद सम एक्सेलरेशन. सो लाइटर वन अगर स्टेशनरी है तो अगर इसकी मैं इक्वेशन लिखूं तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि जो टेंशन दोनों तरफ है T, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mg. तो और यहाँ पर क्या है, mg माइनस mg माइनस T इज इक्वल टू ma, इसकी सेकेंड वाले की. बट क्योंकि T इक्वल टू mg है एंड स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M, सो ऑब्वियसली इसकी कुछ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी अगर ये केस है. तो दिस केस इज डेफिनेटली पॉसिबल. A इज पॉसिबल. B देखते हैं, हेवियर मैन इज स्टेशनरी वाइल द लाइटर मैन क्लाइम्स अप विद सम एक्सेलरेशन. सो अगर हेवियर मैन स्टेशनरी हो जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन तो कैपिटल mg हो जाएगा. और इस पे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, स्मॉल मास पे, स्मॉल मास पे मैं लिखूंगा T माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू A. तो ऑब्वियसली अगर T कैपिटल mg है तो ऊपर की तरफ इसमें नेट फोर्स आएगा बिकॉज कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m. तो ये भी पॉसिबल है कि ये स्टेशनरी हो बट ये वाला मास ऊपर जा रहा हो. तो सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो पॉसिबल. द 2 men slide with the same acceleration in the same direction. देखो 2 men slide with the same acceleration in the same direction. अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंसिडर करूं, ठीक है, तो अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो आप देखो डी पार्ट देखते हैं पहले. ठीक है, डी पार्ट में बोल रहा है 2 men move with acceleration of same magnitude but opposite direction. अब यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है कि आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 ये बोल रही है कि ये मैन नीचे आ रहा है और इक्वेशन 2 बोल रही है कि ये मैन ऊपर जा रहा है. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स g. ठीक है, विच इज़ डेफिनेटली पॉसिबल. तो ये केस भी पॉसिबल है. बट क्या केस सी पॉसिबल है? देखो केस सी के लिए आप इस इक्वेशन को उल्टा कर दो. वो बोल रहा है कि दोनों ही नीचे जा रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ दोनों नीचे जा रहे हैं. ठीक है, दोनों अगर नीचे जा रहे हैं, दोनों ही नीचे जा रहे हैं, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम. अब ये चीज़ आप देखो क्लियरली इन दोनों इक्वेशंस में इनकन्सिस्टेंसी है कि ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है. तो ये केस जो है तभी पॉसिबल है अगर टेंशन 0 हो जाए. अदरवाइज दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल, विच मीन्स कि टेंशन 0 मतलब स्ट्रिंग स्लैग कर गई. ठीक है, तो ये केस जो है पॉसिबल नहीं होगा. सो सी इज़ नॉट पॉसिबल. योर आंसर इज A, B एंड D. तो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ हमने इस लेक्चर में क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं. पहला क्वेश्चन हमने ये किया था जिसमें हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ करके ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकाला. दूसरा क्वेश्चन हमने ये किया था जहाँ पे हमने ये सीखा कि दोनों पूरी स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी हम इक्विलिब्रियम एनालाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल पार्ट्स का. थर्ड पार्ट जो हमने देखा वो थर्ड पार्ट ये था कि थर्ड क्वेश्चन जो था वो ये था कि अगर मैं एक पुली वेज सिस्टम या पुली ब्लॉक सिस्टम को एक फ्रेम में रख दूं और वो फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, तो किस तरीके से टेंशन्स वगैरह निकाली जा सकती हैं. एंड वन की टेक अवे फ्रॉम हेयर वाज कि टेंशन इज़ अ रियल फोर्स जो फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होता. तो टेंशन की वैल्यू 60 न्यूटन ही आने वाली है, चाहे आप उसको लिफ्ट के फ्रेम से एनालाइज करो या ग्राउंड फ्रेम से. क्वेश्चन 4 वॉज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी अजम्पशंस जो हम लेते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए. एंड क्वेश्चन 5 अगेन वॉज अ गुड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा विच विल बी मोर सब्जेक्टिव इन नेचर, और अलग वेराइटी होगी वो. एम ये है कि हम जितनी मैक्सिमम पॉसिबल वेराइटी हो सकती है वो कवर कर लें. तो नेक्स्ट क्लास में और एडवांस्ड मैं इलस्ट्रेशंस डिस्कस करूँगा. Thank you very much.